डियर स्टूडेंट्स, लॉकडाउन के वक्त जब हमने क्लासेस ऑफ की थी तो हमारा मेन कोर्स और मेन चैप्टर्स तकरीबन मुकम्मल थे और हमारा नेक्स्ट एम ये था कि पास्ट पेपर्स में कुछ सवालात जिनमें से कुछ बुक में हैं और कुछ नहीं हैं उनको हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो इस लेक्चर में 3 टॉपिक्स जो पास्ट पेपर्स में आ रहे हैं उनको मैं आपके सामने डिस्कस करूँगी। इस वीडियो के साथ आपको एक डॉक्यूमेंट भी मिलेगी। जो टॉपिक्स मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ उसके मुतालिक डिटेल मटेरियल उस डॉक्यूमेंट में मौजूद है, वहाँ से आप इन टॉपिक्स को तैयार कर सकते हैं। हमारा पहला टॉपिक ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड थ्रेड। इससे रिलेटेड 4 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। प्रोसेस और थ्रेड में बेसिकली फ़र्क क्या है। मैं पहले आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। अगर हम अपने कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर खोलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक टाइपिंग का सॉफ्टवेयर खोलते हैं, नोटपैड एक नाम है, एक सॉफ्टवेयर का नाम है जिसके ज़रिए हम टाइपिंग कर सकते हैं। तो जब मैं ये सॉफ्टवेयर खोलती हूँ तो ये पूरा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में एक प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। लेकिन इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए मैं मुख्तलिफ़ काम कर रही होती हूँ। कभी मैं टाइपिंग कर रही होती हूँ, कभी मैं प्रिंटिंग कर रही होती हूँ। तो अलग अलग थ्रेड्स इस प्रोसेस के अंदर ये सारे काम कर रहे होते हैं। एक थ्रेड डाटा मुझसे इनपुट ले रहा होता है, दूसरा थ्रेड डॉक्यूमेंट्स की प्रिंटिंग कर रहा होता है। तो ये मेन डिफरेंस है प्रोसेस और थ्रेड के बीच में। यहाँ पर कुछ डिफरेंस हैं। पहला डिफरेंस ये है कि प्रोसेस इज़ एन इंस्टेंस ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी कि नोटपैड प्रोग्राम खोला, वो एक इंस्टेंस ऑफ अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, इंस्टेंस ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम है, उसको हम प्रोसेस कहेंगे। जबकि थ्रेड क्या है? अ कंपोनेंट ऑफ अ प्रोसेस विच इज़ द स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूशन यूनिट। नोटपैड के अंदर एक छोटा सा हिस्सा जो टाइपिंग में मेरी हेल्प कर रहा है वो एक थ्रेड है। फिर एक और छोटा सा हिस्सा जो प्रिंटिंग कर रहा है वो भी एक थ्रेड है। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं। जो सर्कल है ये पूरे प्रोसेस को शो कर रहा है और उसके अंदर आपको 3 थ्रेड्स नज़र आ रहे हैं। यानी एक प्रोसेस के अंदर एक से ज़्यादा थ्रेड्स हैं जो मिलकर उस प्रोसेस के काम को कंप्लीट करते हैं। दूसरा डिफरेंस प्रोसेस और थ्रेड में ये है कि प्रोसेस हैवी वेट है जबकि थ्रेड लाइट वेट है। और ये पिछले पॉइंट से ही आप इसको डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि प्रोसेस एक पूरा प्रोग्राम है, एक पूरा सॉफ्टवेयर है जो बहुत से काम कर रहा है, इसलिए ये हैवी वेट है। इसका साइज़ भी ज़्यादा है, इसको ज़्यादा रिसोर्सेज भी चाहिए, इसको ज़्यादा मेमोरी भी चाहिए। जबकि थ्रेड लाइट वेट है क्योंकि ये पूरे प्रोसेस का एक छोटा सा हिस्सा है। स्विचिंग रिक्वायर्स इंटरेक्टिंग विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी अगर हमारे पास एक से ज़्यादा प्रोसेस है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे 2 प्रोसेसेस हैं। पहले एक प्रोसेस की एग्जीक्यूशन हो रही थी, लेकिन हमने अब दूसरी प्रोसेस की एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है और पहले की एग्जीक्यूशन को हमने ख़त्म करना है। इसको हम स्विचिंग कहते हैं। तो अगर हम ये काम करना चाहते हैं तो इसके लिए प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्वॉल्व करना पड़ता है। जो इस प्रोसेस ने स्टॉप करना है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्वॉल्व करेगा, पॉज करेगा और हमारा नया प्रोसेस स्टार्ट होगा। जबकि स्विचिंग डज़ नॉट रिक्वायर इंटरैक्टिंग विद ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन अगर थ्रेड्स ने स्विचिंग करनी है, एक थ्रेड ने काम छोड़ना है और दूसरे ने अपना काम शुरू करना है, तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि वो सारे थ्रेड्स एक ही प्रोसेस के अंदर है। नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि ईच प्रोसेस हैज़ इट्स ओन मेमोरी स्पेस, जबकि थ्रेड में इट यूजेस द मेमोरी ऑफ प्रोसेस दे बिलोंग टू। इसको मैं अगली से अगली स्लाइड में जाकर एक डायग्राम की मदद से आपको एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पर मज़ीद कुछ डिफरेंसेस हैं। प्रोसेस रिक्वायर्स मोर रिसोर्सेज वाइल थ्रेड रिक्वायर्स मिनिमम रिसोर्सेज। ये तमाम पॉइंट्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि एक प्रोसेस एक नए सॉफ्टवेयर को खोलने का नाम है, तो इसको ज़्यादा मेमोरी, CPU का ज़्यादा टाइम चाहिए, हर चीज़ इसको ज़्यादा चाहिए। तो इसलिए इसको काम करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा हैं। जबकि थ्रेड रिक्वायर्स मिनिमम रिसोर्सेज। जब एक प्रोसेस ने रिसोर्सेज हासिल कर लिए तो वो रिसोर्सेज किसने इस्तेमाल करने हैं? वो उस प्रोसेस के अंदर मौजूद थ्रेड्स ने इस्तेमाल करने हैं। तो एक प्रोसेस के अंदर एक से ज़्यादा थ्रेड्स हैं। हर थ्रेड पूरे प्रोसेस को मिलने वाले रिसोर्सेज का कुछ हिस्सा इस्तेमाल करेगा, इसलिए एक थ्रेड को कम रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। प्रोसेस को क्रिएट करना मुश्किल है जबकि थ्रेड को क्रिएट करना आसान है। उसकी वजह यह है कि एक प्रोसेस को आपने क्रिएट करना है तो पहले तमाम ज़रूरी रिसोर्सेज इकट्ठे करने हैं, मेमोरी हासिल करनी है,
देखना है कि CPU उस प्रोसेस के लिए टाइम दे रहा है, वेट में तो नहीं डाल रहा। इसी तरह सारे रिसोर्सेज इकट्ठा करके उसके बाद एक प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है। जबकि एक प्रोसेस जब स्टार्ट हो चुका तो फिर उसके अंदर मौजूद थ्रेड्स को आसानी से क्रिएट किया जा सकता है। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन इज स्लो बिकॉज ईच प्रोसेस हैज़ अ डिफरेंट मेमोरी एड्रेस। अगर कंप्यूटर के दौरान हमने एक से ज़्यादा प्रोसेस स्टार्ट करने हैं तो इनके बीच में हम इनके बीच में डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं किसी भी किस्म की, तो वो एक स्लो प्रोसेस है। क्यों? कि इनमें से इन दोनों प्रोसेस ने कम्युनिकेट करना है आपस में। इसलिए प्रोसेस स्लो क्यों होगा कि इन दोनों प्रोसेसेस के पास अपनी अलग अलग मेमोरी स्पेस है। तो जब डाटा ने एक मेमोरी स्पेस से दूसरी मेमोरी स्पेस में जाना है तो वक्त ज़्यादा लगेगा और ये प्रोसेस स्लो होगा। जबकि इसके बरक्स इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन इज़ फास्ट। एक प्रोसेस के अंदर मौजूद थ्रेड्स ने आपस में कम्युनिकेट करना है तो ये प्रोसेस फास्ट है। क्यों? क्योंकि तमाम थ्रेड्स एक ही मेमोरी स्पेस के अंदर मौजूद है, क्योंकि वो एक ही प्रोसेस का हिस्सा है। इन अ मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट ईच प्रोसेस एग्जीक्यूट्स इंडिपेंडेंटली, जबकि अ थ्रेड कैन रीड, राइट और मॉडिफाई डाटा ऑफ अनदर थ्रेड। ये पॉइंट पिछले पॉइंट से रिलेटेड है कि अगर एक कंप्यूटर के अंदर एक से ज़्यादा प्रोसेस एक वक्त में रन हो सकते हैं तो हर प्रोसेस अपनी अपनी मेमोरी स्पेस में रन होगा और वो दूसरे प्रोसेस से बिल्कुल अलग होगा, इंडिपेंडेंट होगा। जबकि एक प्रोसेस के अंदर मौजूद थ्रेड्स एक दूसरे का डाटा शेयर कर सकते हैं। एक थ्रेड दूसरे थ्रेड को डाटा दे सकता है, उसका डाटा ले सकता है या किसी भी डाटा को चेंज का है। अब ये जो डायग्राम है ये रिलेटेड है पहली स्लाइड पर जो आखिरी डिफरेंस हमने डिस्कस किया था कि हर प्रोसेस के पास एक अलग मेमोरी स्पेस होती है। ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है जिस पे मैंने एरो लगाया है ये प्रोसेस की मेमोरी स्पेस को शो कर रहा है। जबकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस प्रोसेस के अंदर 3 थ्रेड्स हैं और हर थ्रेड के पास अपनी अपनी मेमोरी है। और ये मेमोरी कहाँ से आ रही है? ये मेमोरी हीप से आ रही है। और हीप क्या है? इस प्रोसेस को मिलने वाली मेमोरी। तो जब एक प्रोसेस स्टार्ट होता है उसको एक मेमोरी, एक हीप दे दी जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से और फिर उस प्रोसेस में मौजूद तमाम थ्रेड्स उस हीप में से मेमोरी को हासिल करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल जो हम डिस्कस करेंगे वो है फ्रेगमेंटेशन और डीफ्रेगमेंटेशन का। इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। फ्रेगमेंटेशन क्या है? डिस्क फ्रेगमेंटेशन occurs when a file is broken up into pieces to fit on the disk। जब भी हमने कंप्यूटर पर कोई फाइल सेव करनी है तो वो फाइल एज अ सिंगल यूनिट यूजुअली सेव नहीं की जाती, उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके जहाँ जहाँ डिस्क पर खाली जगह मिलती है उसको सेव कर दिया जाता है। ये एक डिस्क के हिसाब से ये एक नेचुरल प्रोसेस है, यानी डिस्क का काम करने का तरीका ही ये है कि एक प्रोसेस आएगा, एक फ़ाइल आएगी, उसको हम जहाँ पर जगह मिलेगी उस फाइल के हम पीसेस करेंगे और हम जगह के हिसाब से उसको स्टोर करते चले जाएंगे। लेकिन इसका नुकसान ये है कि जब हम फाइल्स को पीसेस में ब्रेक करके स्टोर करते हैं तो फाइल्स को रीड करने में या अगर उस फाइल को कल को हमने चेंज करना है तो उसको उस पर राइट करने में हमें ज़्यादा वक्त लगता है। तो फ्रेगमेंटेशन का हल क्या है? फ्रेगमेंटेशन का हल है डीफ्रेगमेंटेशन। यानी 2 काम हम करेंगे इसमें कि जो फाइल हिस्से करके ब्रेकअप करके जगह जगह रखी हुई है उन तमाम हिस्सों को इकट्ठा करके एक जगह रखें। दूसरा काम जो डीफ्रेगमेंटेशन में होता है कि डिस्क पर जगह जगह जो खाली स्पेसेस क्रिएट हो गई हैं उनको भी इकट्ठा कर दिया जाए ताकि उनका सही इस्तेमाल किया जा सके। तो डीफ्रेगमेंटेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच फ्रेगमेंटेड फाइल्स दैट आर स्टोर्ड ऑन अ डिस्क आर रीअरेंज्ड टू ऑक्यूपाई contiguous storage locations allowing for both space and performance optimization। यानी डीफ्रेगमेंटेशन एक प्रोसेस है जिसमें हमने डिस्क पर मौजूद फाइल्स को रीअरेंज करना है, दोबारा से उनको ऑर्गेनाइज करके रखना है ताकि वो मेमोरी में कॉन्टिग्यूअस स्टोरेज लोकेशंस पे रखी जाएं, यानी एक फ़ाइल के तमाम हिस्से एक साथ मौजूद हों। इससे क्या होगा? डिस्क की स्पेस भी सही से इस्तेमाल होगी और डिस्क की परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी। स्पेस किस तरह से बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो सकेगी इसको मैं भी कुछ देर में आपको एक्सप्लेन करूँगी। डीफ्रेगमेंटेशन के नुकसानात क्या हैं? कि डीफ्रेगमेंटेशन की वजह से डिस्क क्रैश हो सकती है अगर डीफ्रेगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो। फिर डीफ्रेगमेंटेशन फ़ाइल के रीडिंग और राइटिंग के प्रोसेस को बहुत स्लो कर देती है। समटाइम सिस्टम इससे हैंग हो जाता है, काम करना छोड़ देता है
और इसका एक्सट्रीम ये है कि जब डिफ्रेगमेंटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर पूरे का पूरा सिस्टम भी फेल हो सकता है, यानी काम करना छोड़ सकता है। यहाँ पर आप ये डायग्राम देखें, ये जो पहला हिस्सा है ये फ्रेगमेंटेड डिस्क को शो कर रहा है। आप देखते हैं, आप यहाँ पर मुख्तलिफ कलर्स देख सकते हैं, हर कलर एक अलग फाइल को शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल येलो फाइल है, आपको इसके हिस्से जगह जगह पड़े नज़र आ रहे हैं। इसी तरह रेड फाइल है, उसके हिस्से भी जगह जगह पड़े नज़र आ रहे हैं। ये फ्रेगमेंटेशन कहलाती है। ऐसी फाइल्स को रीड और राइट करने में बहुत वक्त लगता है और ओवरऑल प्रोसेस स्लो हो जाता है। इसका हल ये है कि हमने डीफ्रेगमेंटेशन अप्लाई की। अब आप देख सकते हैं डिस्क की नई हालत कि येलो फाइल के तमाम हिस्से एक जगह हैं, रेड फाइल के तमाम हिस्से एक जगह हैं, कोई भी हिस्सा ब्रेकअप नहीं है। इस तरीके से फ़ाइल को रीड करने में, फ़ाइल को राइट करने में आसानी हो जाती है। डीफ्रेगमेंटेशन का एक और काम ये है कि फ़र्ज़ करें कि ग्रीन फाइल जो है वो अब मैंने डिस्क से डिलीट कर दी, अब ये डिस्क पर नहीं है, तो क्या होगा, डिस्क पर यूँ खाली स्पेसेस क्रिएट हो जाएंगी, लेकिन ये स्पेसेस अलग अलग जगह पर मौजूद हैं, एक जगह पर मौजूद नहीं है। तो अगर मैंने कोई नई फ़ाइल स्टोर करनी है जिसको काफ़ी सारी जगह चाहिए, तो फिर मैं उसको स्टोर करने के लिए ब्रेकअप करूँगी और जहाँ जहाँ खाली जगह मौजूद है वहाँ पर उस फाइल को रखूँगी। तो उसके लिए भी डीफ्रेगमेंटेशन अप्लाई करना अच्छा है कि हम तमाम फ्री स्पेसेस को इकट्ठा करके एक ही जगह रख दें। डीफ्रेगमेंटेशन जो है वो फ्रेगमेंटेशन का सलूशन है, यानी जब भी फ्रेगमेंटेशन बढ़ जाए तो फिर हम डीफ्रेगमेंटेशन अप्लाई करते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि डिस्क की तमाम फ्री स्पेस एक जगह इकट्ठी हो जाती है, जिसको हम सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। डीफ्रेगमेंटेशन मेक्स श्योर प्रोग्राम्स आर ईच इन वन प्लेस एंड दैट अनयूज्ड स्पेस ऑन द हार्ड डिस्क इज़ ऑल टुगेदर। यही वो दो मकासद हैं जिसके लिए हम डीफ्रेगमेंटेशन अप्लाई करते हैं। इसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो डीफ्रेगमेंटेशन असल में सॉर्टिंग एंड अरेंजिंग ऑफ आइटम्स है। जिस तरह फ़र्ज़ करें मेरे पास बहुत सारी बुक्स इकट्ठी हैं, कोई इंग्लिश की है, कोई हिस्ट्री की है, कोई इस्लामियात की है, और वो मिक्स होकर पड़ी हुई हैं। मेरे पास 3 बॉक्सेस हैं, तो मैं क्या करूँगी, इंग्लिश की बुक्स एक बॉक्स में डाल दूँगी, हिस्ट्री की दूसरे बॉक्स में डाल दूँगी, इस्लामियात के तीसरे बॉक्स में डाल दूँगी। यानी ये चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी और अरेंज हो जाएंगी। मुझे बाद में इन चीज़ों को यूज़ करना आसान और क्विक हो जाएगा। यही डीफ्रेगमेंटेशन है। डीफ्रेगमेंटेशन डज़ नॉट चेंज एनी ऑफ द फाइल्स कंटेंट्स एंड डज़ नॉट अफेक्ट एनीथिंग यू सी ऑन द स्क्रीन। यानी जब हम डीफ्रेगमेंटेशन अप्लाई करते हैं तो सिर्फ फाइल्स को अरेंज करते हैं, फाइल्स के अंदर लिखी हुई चीज़ों को हम चेंज नहीं करते। चीज़ें वैसी ही रहती हैं जैसे पहले हैं, सिर्फ ये है कि ऑर्गेनाइज होती हैं। हमारा तीसरा सवाल रिफ़्रेश रेट है। इसके लिए भी शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है 2 मार्क्स का। रिफ़्रेश रेट वर्टिकल रिफ़्रेश रेट या वर्टिकल स्कैन रेट भी कहलाता है। ये एक टर्म है जो हमारी डिस्प्ले स्क्रीन्स से रिलेटेड है। डिफ़ाइन हम कैसे करेंगे, रिफ़्रेश रेट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर डिस्प्ले मॉनिटर्स एंड प्रोजेक्शन डिवाइसेस। यानी जब भी हम कंप्यूटर के मॉनिटर्स की बात करें, LCDs की बात करें या किसी भी ऐसे डिवाइस की बात करें जहाँ पर हम चीज़ों को देखते हैं, जैसे मोबाइल की स्क्रीन है, that defines the frequency and ability of the device to repaint or redraw the entire visible display on the screen each second। तो रिफ़्रेश रेट क्या है कि कोई भी कंप्यूटर का वो डिवाइस जो चीज़ों को डिस्प्ले करता है वो 1 सेकेंड में कितनी दफ़ा डिस्प्ले की जाने वाली चीज़ को रीड्रॉ करता है, रीपेंट करता है। ये क्यों ज़रूरी है इसको मैं आगे जाके एक्सप्लेन करती हूँ। रिफ़्रेश रेट को हम हर्ट्ज़ में मेजर करते हैं, यानी कितने दफ़ा वो डिस्प्ले को 1 सेकेंड में रीपेंट करता है, एंड विल वेरी अकॉर्डिंग टू द आर्किटेक्चर ऑफ डिस्प्ले डिवाइस। और जो हम मॉनिटर ख़रीद के लाए हैं, LCD ख़रीद के लाए हैं, उसकी बनावट पर डिपेंड करता है कि उसका रिफ़्रेश रेट क्या है। एग्ज़ाम्पल क्या हो सकती है, फ़र्ज़ करें आपको कोई डिस्प्ले स्क्रीन दी जाती है और कहा जाता है कि इसका रिफ़्रेश रेट 60 हर्ट्ज़ है, तो इसका मतलब ये है कि वो डिस्प्ले स्क्रीन अपने डिस्प्ले को 1 सेकेंड में 60 टाइम्स अपडेट करती है। जितना डिस्प्ले रेट ज़्यादा होगा उतनी पिक्चर ज़्यादा स्मूथ होगी। यहाँ पर आप एग्ज़ाम्पल देखें, यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि रिफ़्रेश रेट क्या है। ये पहली डिस्प्ले स्क्रीन हम ख़रीद के लाए जिसका रिफ़्रेश रेट 60 हर्ट्ज़ था, इसका रिफ़्रेश रेट कम था, तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे हमें चीज़ें ब्लर सी नज़र आ रही हैं। जबकि हमने एक
स्क्रीन ख़रीदी जिसका रिफ़्रेश रेट पहले से बेहतर था, तो इसमें आप देखें कि विजिबिलिटी जो है पहले से बेहतर है, चीज़ें पहले से क्लियर हैं। और अगर रिफ़्रेश रेट को हम इससे भी ज़्यादा बढ़ा दें, 120 हर्ट्ज़ कर दें, तो देखें तस्वीर बिल्कुल क्लियर है। इस तस्वीर में आपको फ्लिकर नज़र नहीं आएगा। फ्लिकर क्या है? अगर कभी किसी ने बहुत पुराने मॉनिटर्स इस्तेमाल किए हैं जो टीवी की तरह हुआ करते थे, तो उन पर एक फ्लिकर नज़र आता था, तस्वीर रिफ़्रेश होती हुई मालूम होती थी। ख़ासतौर पे अगर आप मॉनिटर ऑन करें, उस पर कोई चीज़ चलाएं और मोबाइल के कैमरा की मदद से उस स्क्रीन को कुछ देर के लिए रिकॉर्ड करें, तो आपको स्क्रीन आती जाती, अपीयर होती, डिसअपीयर होती हुई नज़र आएगी। उसको हम फ्लिकर कहते हैं। रिफ़्रेश रेट क्या है? टू गेज हम क्यों ये टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं? टू गेज अ कंप्यूटर, मॉनिटर्स और डिवाइस स्क्रीन्स एबिलिटी टू इफेक्टिवली डिस्प्ले द ग्राफिकल एंड टेक्सचुअल डिस्प्ले आउटपुट। अगर किसी कंप्यूटर स्क्रीन की हमने एबिलिटी देखना है कि वो कितने अच्छे तरीके से तस्वीरों को और टेक्स्ट को डिस्प्ले करती है, तो फिर हम रिफ़्रेश रेट को नोट करते हैं। इट कैन बी कंट्रोल यूजिंग अ कंपैटिबल वीडियो डिस्प्ले कार्ड। अगर हमने किसी मॉनिटर की, किसी स्क्रीन की के रिफ़्रेश रेट को बेहतर करना है, तो उसके लिए हम वीडियो या डिस्प्ले कार्ड इस्तेमाल करते हैं। अगर हम कंप्यूटर का मॉनिटर इस्तेमाल करते हैं पुराने स्टाइल का, तो उसका रिफ़्रेश रेट 60 से 100 हर्ट्ज़ के बीच में होता है। अगर हम एलसीडी इस्तेमाल करते हैं तो उसका रिफ़्रेश रेट काफ़ी हाई है, और उसकी वजह ये है कि ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। अगर किसी भी एलसीडी या डिस्प्ले स्क्रीन का रिफ़्रेश रेट 70 हर्ट्ज़ से कम है, तो उसको हम नेगेटिव तस्वुर करते हैं, यानी अच्छा तस्वुर नहीं करते। कोशिश हमारी ये होती है कि रिफ़्रेश रेट 70 हर्ट्ज़ से ज़्यादा हो, ताकि स्क्रीन कम से कम फ्लिकर करे। तो ये आज के 3 टॉपिक्स हैं। इनको आपने वीडियो के साथ आने वाली फ़ाइल में देख लेना है, वहाँ पर डिटेल में यही मटेरियल दिया गया है, वहाँ से आपने इनको तैयार करना है। और आपका सेकंड लेक्चर वेडनेसडे को अपलोड होगा। उससे पहले आपके पास आज शाम और कल शाम का टाइम है 5 to 8 कि इस लेक्चर से मुतल्लिक आपने एक मैसेज करना है। आपने उस मैसेज में टू द पॉइंट बात करनी है। आपने लिखना है कि लेक्चर नंबर 1 आपने अटेंड किया है या नहीं किया। अटेंड नहीं किया तो वजह क्या है, और अगर किया है और आपको कोई कन्फ्यूजन्स है, तो आपने उसी मैसेज के अंदर अपनी सारी कन्फ्यूजन्स लिख देनी है, जिसको मैं आपको एज अ टेक्स्ट मैसेज, या अगर आंसर बड़ा है तो एज अ वॉइस मैसेज आपको रिस्पॉन्ड करूँगी। थैंक यू।